नमस्कार। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे चल के अगले भाग के साथ। कल रात के बाद आज एक नया सवेरा था। कुणाल कल देर रात ही मुंबई पहुंच गया था, जिसका रात को ही शेखर के पास फोन आ जाता है। शेखर अपने समय पर उठ गया था, बाकी सब भी जाग गए थे, पर मैथिली और तृप्ति अभी भी सोए हुए ही थे। आज सुबह दादा साहब खुद भी भूषण जी को मैथिली और तृप्ति को पार्टी में भेजने की बात कहते हैं, तो भूषण जी उन्हें ना नहीं कह पाते और दोनों से बिना पूछे ही उनको हाँ कह देते हैं। लेकिन फिर शेखर उन्हें बताता है कि वो दोनों तैयार हैं पार्टी में जाने के लिए, पर वो थोड़ा देरी से जाएंगी, जिस पर भूषण जी भी हामी भर देते हैं। आज पड़ोस में शादी की मिठाइयां बांटनी थी। कुछ रिश्तेदार शादी से ही चले गए थे, तो उन्हें भी मिठाइयां भिजवानी थी। तो आज सभी इन्हीं कामों में लगे हुए थे, और जो शादी में नहीं आ पाए थे वो मेहमान भी अब घर आकर बहू से मिलना चाहते थे, तो उनका भी आना जाना अभी कई दिनों तक चलते रहने वाला था। आज के इन्हीं सब कामों में कब दिन के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब शेखर को भी हवेली के लिए निकलना था, तो वो जाते जाते मैथिली और तृप्ति को समय पर पहुंचने का कहकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। मौली के भी उसे कई फोन आ गए थे कि वो कब तक निकलेगा, तो वो उसे बता देता है कि वो बस घर से निकल रहा है और कुछ देर में पहुंच जाएगा। पर कल तो मैथिली ने हाँ कह दिया था, लेकिन पता नहीं आज क्यों उसे पार्टी का नाम सुन एक अजीब सी घबराहट हो रही थी, कि जैसे अंदर से एक आवाज आ रही हो कि वो ना जाए पार्टी में, उसका ना जाना ही ठीक है। पर अब वो तो हाँ कह चुकी थी, अगर ना कहती तो शेखर और मौली को बुरा लगता, तो वो अपने अंतर्मन को अनसुना कर देती है। लेकिन आज यही आवाज ना सुनना उसके पुराने जख्मों को कुरेदने की वजह बनने वाला था। मैथिली और तृप्ति को घर से निकलते निकलते थोड़ी देर हो गई थी, जिस वजह से वो पार्टी में पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गए थे। लेकिन आज हवेली से थोड़ा पहले से ही कुछ ज्यादा ही टाइट सिक्योरिटी थी। हर कार की अच्छे से चेकिंग हो रही थी, बिना आईडी चेक किए किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। मैथिली और तृप्ति भी उस सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं और उन्हें उनकी गाड़ी बाहर ही पार्क करने को कहा जाता है, क्योंकि अंदर की पार्किंग फुल थी, तो वो दोनों वहीं गाड़ी पार्क कर पैदल अंदर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन वहां भी काफी लोग नजर आ रहे थे, तो मैथिली उन्हें देख हंसते हुए तृप्ति से कहती है, तृप्ति, ये भाभी की फैमिली में कितने गेस्ट हैं जो खत्म ही नहीं हो रहे। शादी में इतनी भीड़ थी और आज यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे पूरा उदयपुर यहीं जमा हो गया हो। इतने लोगों को टैकल कैसे कर पाते होंगे सब, और याद रहता होगा कि किसे बुलाया और कौन पहुंचा। तो तृप्ति भी हंसते हुए कहती है, दिल लगता है यहाँ भी वही वाला हिसाब है कि एक को बुलाया और पूरा कुनबा उठकर आ गया कि अपनी ही बेटी की दावत है तो क्यों छोड़ी जाए, और बड़े लोगों की माया तो वही जान सकते हैं। तृप्ति के कहने पर मैथिली हंसते हुए उससे हाई फाई करती है। तो हवेली में अंदर एंटर होते हुए भी अभी चेकिंग हो रही थी, क्योंकि मेहंदी वाले दिन जो हुआ था वो दोहराया ना जाए, इसलिए सिक्योरिटी को थोड़ा ज्यादा टाइट रखा गया था। पर इस वक्त गेट पर मुकुल भी मौजूद था, तो मैथिली और तृप्ति को देख वो उन्हें अंदर भेजने के लिए कहता है। तो अंदर आकर वो दोनों उससे मिलती हैं, जिस पर मुकुल उनसे कहता है, क्या बात मैम, घर की पार्टी में ही आप देर से पहुंच रही हैं, जब आधे मेहमान अपने घर भी लौट गए। आधे मेहमान लौट गए तो ये जो भीड़ है वो क्या है मुकुल? बापू साहब तो कह रहे थे कि कुछ मेहमान रह गए हैं, लेकिन यहाँ इतने लोग हैं, आधे लोग चले गए, तो पूरा राजस्थान ही बुलाया है क्या? जिस पर मुकुल हंसते हुए कहता है, हाँ ये भी कह सकते हैं आप, लेकिन अभी आप अंदर जाइए, वरना बाकी आधे बचे लोग भी चले जाएंगे, फिर कोई नहीं बचेगा, तो आपको अकेले ही पार्टी का मजा लेकर जाना होगा। पर मुकुल की इस बात पर मैथिली और तृप्ति दोनों हंसने लगी थी, और फिर दोनों वहां से अंदर की ओर आ जाती हैं, जहाँ एक शानदार पार्टी चल रही थी। हर और नजर घुमाने पर सिर्फ भव्यता ही नजर आ रही थी। सब एक से बढ़कर एक नजर आ रहे थे। मैथिली और तृप्ति भी आज वेस्टर्न अटायर में थे, लेकिन अभी पहले वो दोनों शेखर और मौली को ढूंढ रहे थे। जहां तृप्ति की नजर शेखर और मौली पर पड़ गई थी, जो एक लड़का और लड़की के साथ खड़े बातें कर रहे थे, जिनकी पीठ थी मैथिली और तृप्ति की ओर, जो उन्हें लगता है कि नकुल और अनुष्का उनके साथ हैं। ब्लैक 3 पीस सूट में शेखर और ब्लैक गाउन में मौली एक साथ खड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो वो दोनों जल्दी से उनके पास जाने लगती हैं। जहाँ शेखर के पास पहुंचते ही मैथिली उसके कुछ कहने से पहले ही बोलते हुए कहती है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इतनी देर में नहीं आना चाहती थी, लेकिन देर हो गई,
भाई वो वंदना, मिलन, अंगद, शिप्रा, सोनल सब अचानक बिना बताए भाभी से मिलने आ गए, क्योंकि शादी के बाद वो भाभी से मिल नहीं पाए थे। पर जब भाभी नहीं मिली तो वो हम सबसे गप्पे मारने बैठ गए, जिस पर समय का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैंने वक्त देखा, हम दोनों जल्दी जल्दी तैयार हुए और यहाँ आने के लिए निकल गए। आपका फोन भी इसलिए नहीं उठाया कि जब डांट तो मैंने यहाँ भी आकर खानी है, तो फोन उठाकर दो दो बार आपको तकलीफ क्यों देती, इसलिए फोन नहीं उठाया। लेकिन यहाँ मेरी गलती नहीं है। हाँ भाई, दी की यहाँ कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ, दी ने यहाँ जल्दी पहुंचने के लिए गाड़ी आज बहुत तेज चलाई है, जो आप मना करते हो फिर भी, जबकि मामा जी ने सख्त हिदायत देकर कहा था कि गाड़ी दी बिल्कुल तेज न चलाए। इसने आज तक किसी का कहा माना है जो ये आज मानती? अपनी मनमानी से कभी तो बाज आ जाया कर। कोई वो दिन मेरी जिंदगी में आएगा जब मैं ये कहूंगा कि मेरी बहन मेरी हर बात को मानती है। ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे सपने देखना छोड़ दो, मैथिली हंसते हुए कहती है। तो शेखर भी हंसते हुए उसके सिर पर हल्की सी चपत लगा देता है। पर तभी अब मौली हंसते हुए मैथिली और तृप्ति को अपने पास लाकर उन्हें सामने खड़े जिस लड़के और लड़की को वह नकुल और अनुष्का समझ रही थी, उनसे मिलवाते हुए कहती है, जय, साक्षी, तुम अब इनसे मिलो। ये है मेरी प्यारी प्यारी ननद मैथिली और तृप्ति, जो इतना देरी से यहाँ पहुंच रही हैं। और अब तुम दोनों इनसे मिलो। ये है हमारे अवध काका के बेटे जय और उनकी पत्नी साक्षी। लेकिन जिसे वो अपने सामने खड़ा देख रही थी, उसे देख मैथिली को कितना बड़ा झटका लगा था कि उसकी चौंकी हुई आंखें बता रही थी एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी ये। और अब मैथिली समझ रही थी कि क्यों यहाँ आने के लिए उसका मन गवाही नहीं दे रहा था। चौंक तो जय भी गया था मैथिली को वहां देख, लेकिन वो खुश हो गया था। जब से मैथिली को उसने शिखर से बात करते देखा था, वो बस उसे देख मुस्कुरा रहा था कि जैसे आज जाने कितनी बड़ी खुशी मिली हो उसे मैथिली को देख। लेकिन मैथिली के चेहरे पर ना कोई खुशी थी, ना कोई भाव। वो बस हैरानी से अपना मुंह खोले कभी जय तो कभी उसके बगल में खड़ी साक्षी को देख रही थी, जो शायद माँ भी बनने वाली थी। सब बातें कर रहे थे, लेकिन मैथिली जैसे ब्लैंक हो गई थी कि तभी शेखर उसके चेहरे के आगे चुटकी बजाते हुए कहता है, ओह, कहाँ खो गई? कुछ बोल रही है मौली तुझे, जवाब तो दे। क्या हुआ मैथिली, तुम ठीक हो ना? जिस पर वो सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। तो मौली फिर उससे कहती है, अरे मैं तुम्हें ये बता रही थी कि जिस कॉलेज से तुम्हारा मास्टर हुआ है ना, हमारा जय भी वहीं पढ़ा है और तुम दोनों की ब्रांच भी सेम है, तो तुम दोनों कभी ना कभी तो मिले होंगे एक दूसरे से। जय इस पर जैसे ही कुछ कहने लगता है, उससे पहले ही मैथिली उससे कहती है, नहीं भाभी, मैं आज पहली बार ही मिल रही हूँ और इतना बड़ा कॉलेज था, कहाँ इतने चेहरे याद रहते हैं, मैं नहीं जानती इन्हें। वो मैं आती हूँ अभी, पापा ने कहा था पहुंचकर फोन करने के लिए, और फोन करना तो भूल गई मैं आती हूँ। इतना क्या मैथिली वहां से चली जाती है। लेकिन मैथिली का ये जवाब अब जय के चेहरे को बेरंग कर गया था। लेकिन मैथिली अब लगातार चली जा रही थी, दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था उसका। पर आखिर में जब आगे रास्ता खत्म हो जाता है तो वो रुक गई थी। सांस फूल रही थी उसकी, माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, जिस पर वो अपना पसीना साफ करते हुए खुद ही बड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, मैंने जो भी देखा वो झूठ था, मेरा वहम था। वो किसी और को कुछ और ही समझ बैठी हूँ मैं। वो यहाँ कैसे हो सकता है, अवध अंकल का बेटा? नहीं मैथिली, तू जिसे सोच रही है ये वो हो ही नहीं सकता। तो क्यों मन इतना बेचैन हो रहा है? महादेव, इतनी भी परीक्षा मत लो, आप कोई भी सजा दे दो, लेकिन उसे मेरी आंखों के सामने आने मत देना, क्योंकि मैं खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगी। और यहाँ आज कुछ गलत हो गया मुझसे, तब भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज जो मैंने देखा उसे मेरी गलतफहमी बना दो, प्लीज गलतफहमी बना दो। इतना कह मैथिली एक बार और हिम्मत कर अपनी फिंगर क्रॉस करते हुए पीछे की ओर मुड़कर देखती है। लेकिन जिस बात को वो खुद को जबरदस्ती मनवाना चाह रही थी, वो तो झूठी था, क्योंकि ये वही शख्स था जिसे वो सोच रही थी। पर इस वक्त जय भी मैथिली को ही देख रहा था, जिसे देखो झटके से वापस पलट जाती है और अपने पास से जाते वेटर की ट्रे से पानी का ग्लास उठा वो एक सांस में पानी खत्म कर देती है। लेकिन आज फिर इतने वक्त बाद जय को सामने देख कब तक वो खुद को काबू में रख पाती, अब ये तो सिर्फ महादेव ही जानते थे। क्योंकि अब वो वजह सामने आने वाली थी जो अब तक उसके लिए उसका गिल्ट बना हुआ था। लेकिन जैसे वो किस तरह जुड़ा था, ये एक सवाल था जिसका जवाब आज जरूर मिलने वाला था। मैथिली जब से यहाँ आई थी वो अकेले ही सबसे बिल्कुल अलग बैठी थी। वो बस इतना चाह रही थी कि ये पार्टी जल्दी खत्म हो और वो यहाँ से निकल जाए। बस जय से वो दूर ही रहना चाहती थी। इस बीच कई बार जय मैथिली से बात करने की कोशिश कर उससे मिलना चाहता था, लेकिन हर बार मैथिली उससे उतना ही दूर हो जाती। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे, एक खूबसूरत म्यूजिक पर सभी कपल्स डांस कर रहे थे। शेखर और मौली भी एक दूसरे में खोए हुए थे।
लेकिन तृप्ति काफी देर से मैथिली को ढूंढ रही थी, जो उसे बिल्कुल किनारे पर लगी कुर्सी पर अपने सिर पर हाथ रखे बैठी नजर आती है। तो तृप्ति जल्दी से उसके पास आकर कहती है, दी क्या हुआ आपको? आप इस तरह यहाँ सबसे अलग क्यों बैठे हो? सब आपको वहां ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब आप वहां हो ही नहीं तो मिलोगे कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना दी? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दुख रहा है, वहाँ म्यूजिक बहुत लाउड है तो इसलिए यहाँ आ गई। और वहां ऐसे बैठती तो सबके सवाल होते कि क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठी हो, सब बेवजह परेशान होते, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। पर दी आप मुझे तो बता सकते थे ना। अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ यहीं बैठ जाती हूँ, वैसे भी वहां सब डांस कर रहे हैं और अकेले में बोर हो रही हूँ। दी आपको पता है यहाँ सीएम सर भी आए हुए हैं, और वो जो जय सर हैं उनकी वाइफ सीएम सर की बेटी हैं, लेकिन बहुत स्वीट हैं वो। मौली भाभी ने सीएम सर से भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं उनसे मिलने पर थोड़ा नर्वस हो गई थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं, एकदम खुश मिजाज। इतनी हंसी मजाक कर रहे थे वो कि धीरे धीरे उनसे बात करते करते मैं खुद ही भूल गई कि वो सीएम सर हैं। तृप्ति खुश होते हुए कह रही थी, जिसे मैथिली मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन वो अब वहीं मैथिली के साथ बैठ जाती है। पर उसकी नजरें डांस करते सभी लोगों पर थी। कुछ देर वैसे ही बैठे मैथिली भी सबको देखती रहती है, पर फिर वो तृप्ति के सामने आकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है, मुझे डांस के लिए बुलाने आई थी तो बोल क्यों नहीं रही है? इतना भी सिर नहीं दुख रहा मेरा कि मैं एक जगह बीमारों की तरह बैठ अपनी बहन को भी उसका मन मार अपने बगल में बैठा लूं। चल हम दोनों भी डांस करते हैं। इतना क्या मैथिली तृप्ति का हाथ पकड़ उसे फ्लोर की ओर ले आती है। अब बस वो खुद को शांत करना चाहती थी और लगभग पार्टी भी खत्म होने वाली थी। उसके बाद उसे घर निकल ही जाना था, तो इतनी देर के लिए वो तृप्ति को मायूस नहीं करना चाहती थी। तो वो उसका हाथ पकड़ डांस फ्लोर पर आ गई थी और अपनी दी के साथ तृप्ति खुश थी। दोनों साथ में डांस कर रही थी। दोनों इस तरह खुशी से डांस कर रही थी कि जैसे अपने आसपास उन्हें कोई महसूस ही ना हो रहा हो। लेकिन कुछ देर बाद अब तृप्ति मैथिली को वहीं सामने लगे सोफे पर लाकर बैठा देती है और वेटर से उसके लिए जूस लाने के लिए कहती है। तो मैथिली तृप्ति को गले लगा हंसने लगी थी कि तभी उसकी नजर डांस फ्लोर से ही साक्षी का हाथ पकड़ उसे आराम से नीचे की ओर लाते जय पर पड़ती है, जो बहुत खुश नजर आ रहा था साक्षी के साथ, और दोनों के बीच का प्यार भी नजर आ रहा था कि तब तक त्रिशा भी अधिराज के साथ उन्हीं के पास आ जाती है और फिर वो चारों आगे की ओर निकल गए थे। लेकिन इस वक्त सब देख मैथिली के दिमाग में हलचल मची हुई थी, पर फिर भी पता नहीं किस तरह वो शांत थी कि तभी दादा साहब मैथिली को आवाज लगाते हैं। तो मैथिली पीछे मुड़कर देखती है, जहां उसे थोड़ा दूर ही दादा साहब सूर्या जी, अवध जी, अधिराज और त्रिशा के साथ बैठे हुए थे, जो उसे अपने पास आने के लिए कहते हैं। लेकिन जय और साक्षी भी वहां थे, तो यहाँ उसके लिए एक धर्म संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि जिससे वो जितना दूर रहना चाहती थी नियति उतना ज्यादा उसे आगे धकेल रही थी। दादा साहब ने बुलाया था तो वो मना भी नहीं कर सकती थी, जिस पर बस एक गहरी सांस छोड़ कसकर अपनी मुट्ठी भेजते हुए वो दादा साहब के पास आ जाती है, जिस पर दादा साहब उसे अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, इतनी देर से यहाँ आई हुई है लेकिन मुझसे आकर एक बार भी नहीं मिली, और कहाँ छुप कर बैठी थी जो कहीं नजर भी नहीं आ रही थी। जिस पर मैथिली मुस्कुराते हुए कहती है, छुप कर नहीं बैठी थी दादा साहब, यहीं पर थी, आप कहीं नजर नहीं आए तो लगा गेस्ट के साथ होंगे, तो सोचा जाते जाते आपसे मिल लूंगी। चल कोई बात नहीं, और सूर्या तुझे इसी से मिलवाना चाहता था मैं, यही है शेखर की बहन मैथिली, बहुत काबिल बच्ची है। अभी जिस डांस एकेडमी की बात हो रही थी, जिसको राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है, उसको यही अपने दोस्तों के साथ चलाती है, बहुत मेहनत करती है, और राजस्थान महोत्सव भी इसी ने जीता था। और शैतान तो ये इतनी है कि तुम मौली की शादी में आता तो खुद देखता क्या रंग जमाया था इसने। हम तो सालों ये शादी नहीं भूल पाएंगे। इसकी शैतानियां याद करता हूँ तो अभी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। दादा साहब हंसते हुए कहते हैं तो सूर्या जी भी हंसने लगे थे, पर मैथिली बस मुस्कुरा देती है कि तभी सूर्या जी मैथिली से कहते हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रही हो तुम बेटा, हमारे पास भी तुम्हारी एकेडमी की फाइल आई थी, जिसमें हमने सिर्फ तारीफें पढ़ी उस एकेडमी की। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता हासिल करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तुम्हारी एकेडमी इतनी सफल है तो सिर्फ यहीं क्यों, बाकी जिलों में या दूसरे राज्यों में भी तुमको अपनी ब्रांचेस खोलनी चाहिए। इससे तुम्हारी ग्रोथ भी होगी और बाकी जगहों पर भी तुम्हें पहचान मिलेगी। काका पहचान तो मैं अपनी बना चुकी हूँ एज अ प्रोफेसर, और वो एकेडमी माँ की है, किसी मार्केटिंग या अपनी पहचान के लिए मैं उसे रन नहीं कर रही हूँ। डांस पूजा है मेरी और एकेडमी मेरा मंदिर है, और वहां मैं सिर्फ सीखने जाती हूँ और जो सीखती हूँ वो सिखा देती हूँ। और ये एकेडमी मेरी माँ ने शुरू करी थी, तो उनके नाम से कहीं और एकेडमी खुले और मैं उसे नहीं संभाल पाई तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जिसको सीखना होता है
वो दूसरे शहरों से भी आते हैं काका, क्योंकि मेरी माँ एक ही जगह है, उन्हें मैं कई हिस्सों में नहीं बांट सकती। जहाँ लोग सिर्फ अंधे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ ये सोच बहुत कम देखने को मिलती है। और बहुत बड़ी बात कही तुमने कि माँ को बांटा नहीं जा सकता, और आज तुम्हारी यही सोच तुम्हें यह सम्मान दिला रही है। सूर्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सॉरी आपकी बात को काट रही हूँ, लेकिन सम्मान माँ का है काका, उनकी कला का सम्मान है। अभी हम उतने काबिल नहीं हुए कि इतना बड़ा सम्मान हमें मिल सके। अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ सीखना है, तब कहीं जाकर मैं इस काबिल हो पाऊंगी। मैथिली की इस बात पर सूर्य जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं, पर अब सूर्य जी हंसते हुए दादा साहब से कहते हैं, मृत्युंजय जी आपके हाथ तो नगीना लग गया है, तो कोशिश कीजिए इन्हें भी राजनीति में लाने की। अधिराज, मैथिली और जय, ये तीनों मिल गए तो अच्छे अच्छों के रास्ते लगा देंगे, और ये दोनों सदन में पहुंच गए तब तो विपक्ष की धज्जियां उड़नी तय है। अभी तक तो सिर्फ अधिराज में ही ये हुनर देखा था कि शांति से किस तरह चुप कराया जाता है, लेकिन मैथिली तो अधिराज को भी टक्कर दे सकती है। ये तो सामने वाले को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ेगी। हाँ, बस विपक्ष के हाथों मत लगने देना इसे, वरना तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पर सूर्य जी के कहने पर सभी हंसने लगे थे, लेकिन तभी त्रिशा थोड़ा सरकास्टिक वे में हंसते हुए ही कहती है, वैसे काका मैथिली की तरह मैं भी लोगों की जुबान रोक सकती हूँ, तो कभी आपने मुझे तो अधिराज के साथ सदन भेजने की बात नहीं कही। और वैसे जहाँ अधिराज और मेरा भाई मिल जाता है, वहाँ किसी तीसरे की जरूरत महसूस ही नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वो एक्सीलेंट नहीं बल्कि ब्रिलियंट है। उसके आइडियाज और थॉट का किसी के पास कोई तोड़ नहीं। मेरा भाई वर्ल्ड बेस्ट है, और अब तो वो इंडिया लौट आया है, तो अब तो उसके टक्कर का कोई भी नहीं है। रिलैक्स त्रिशा, मैं कोई कल ही राजनीति में नहीं उतर रही जो अब इतना ये वो सो कर रही हैं। मेरे पास बहुत कुछ करने के लिए है ऑलरेडी, और पॉलिटिक्स में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और मेरे भाई और पापा ने ये सुन लिया कि मुझे भी यहाँ पॉलिटिक्स में आने के लिए कन्विंस किया जा रहा है, तो कल से मेरा यहाँ आना भी बंद कर देंगे और यहाँ से सीधा मुंबई रवाना। तो जस्ट चिल एंड एंजॉय योर पार्टी, डोंट टेक अ स्ट्रेस। मैथिली मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखते हुए कहती है, तो त्रिशा की नजरों में गुस्सा था कि तभी तृप्ति मैथिली को आवाज लगाते हुए कहती है, ती मामा जी का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आती हूँ दादा साहब, वो पापा से बात कर फिर आती हूँ मैं। इतना क्या मैथिली सूर्य जी को हाथ जोड़ वहां से उठकर चली जाती है, पर सूर्य जी अभी भी उसे देख मुस्कुरा रहे थे। मैथिली क्यों जय को इग्नोर कर रही थी? अगर वो उसे जानती थी तो भी उसे क्यों नहीं मिल रही थी? और क्या राज है जय का, ये जानेंगे छल के अगले भाग के साथ।